क्वेश्चन है कि भूमध्य रेखा पर सौर मंडल की मोटाई ध्रुवों की तुलना में बहुत अधिक है। नाम से पता चल रहा है कि भाई यहाँ पे 16 किलोमीटर के आसपास है, यहाँ 8 किलोमीटर के आसपास है। एनसीईआरटी का कंसेप्ट है। ठीक है। अगला, भूमध्य रेखा पर प्रबल संवहनीय धाराओं द्वारा उष्मा को अधिक ऊंचाई तक ले जाया जाता है। हाँ भाई, कोई तो रीजन होगा ना जो इसको ऊंचाई तक लेके जा रहा है, तो आंसर इज ए। इसकी डायरेक्ट व्याख्या कर रहा है। ये इस टाइप के क्वेश्चन सबसे इजी टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। चलो, ज्वालामुखी उद्गारों के उत्पाद क्या क्या है? रिपीटेड क्वेश्चन है, पूरा का पूरा रिपीटेड है। ज्वालामुखी होगा, राख होगी, नाइट्रोजन यौगिक होगी, सल्फर यौगिक होगी, सब होंगे। कहीं कोई ऐसी चीज है जो नहीं हो सकती? तो ये मैं पहले से ही पढ़ा चुका हूँ। जनवरी माह के समतापी रेखा मानचित्र आइसोथर्मल मैप में कौन कौन से निष्कर्ष सही है? जनवरी माह के, ठीक है, और आइसोथर्मल मैप की बात कर रहे हैं। समताप रेखाएं महासागर के ऊपर उत्तर की ओर और महाद्वीप के ऊपर दक्षिण की ओर विचलित हो जाती है। पता नहीं भाई, देखते हैं एक बार। दूसरा देखते हैं। शीत महासागरीय धाराओं के, ठंडी महासागरीय धाराओं गल्फ स्ट्रीम, लेकिन गल्फ स्ट्रीम तो गर्म है, हॉट है। उत्तरी अटलांटिक अफवाह, ये भी हॉट है। की उपस्थिति उत्तरी अटलांटिक महासागर को शीतल नहीं गर्म बनाती है भाई। और समताप रेखाएं उत्तर की ओर मुड़ जाती है, लेकिन इसने इस लाइन को चेंज नहीं किया। समताप रेखाएं ऊपर की ओर मुड़ जाती है। ये भी तो यही बोल रहा है कि उत्तर की ओर मुड़ जाती है समताप रेखाएं सागर पे, और उसकी महाद्वीपों पर दक्षिण की ओर रह जाती है। इसका रीजन क्या है? कि भाई उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाता है। भाई जैसे आप मैप देखोगे ना, अभी इशू क्या हो गया है कि मैप बनाने में थोड़ी दिक्कत है। तो ये यूरोप मान लो। अरे यार, बड़ी दिक्कत हो रही है आईपैड के खराब होने से। ये देखते हैं, देखो, ऐसा यूरोप है और ये मान लो अफ्रीका का तट है। और ये नॉर्थ अमेरिका है, मान लो, ऐसे समझ लो ये नॉर्थ अमेरिका है, ऐसे ऐसे ये लो। तो यहाँ पे क्या हो रखा है कि ये ठंडी जलधारा है, क्या जा रही है, ऊपर जा रही है, तो यहाँ पे गर्म हो जा रही है। तो यहाँ पे गर्म होगी तो इसको उत्तरायण हो जाएगा, जबकि यहाँ पे टेम्परेचर तो कम है, तो यहाँ पे समताप रेखा है वापस नीचे आ जाएगी। तो यही तो कह रहा है। तो ये स्टेटमेंट तो हो गया गलत, और ये स्टेटमेंट हो गया सही। आपको क्या पता होना चाहिए थी कि ठंडी है या गर्म? इतनी सी माइनर इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए थी। अब कौन से कोको उत्पादक सबसे बड़े देश है? अब देखो, मोरक्को। मोरक्को आपने देखा ही है, कौन सी है मेडिटेरियन वाली जलवायु, वहां पे कोको होगा नहीं। नामीबिया, बोत्सवाना, और कोटे डी आइवरी। नाम से पता चल रहा है कोको डी आइवरी, वैसा ही शो कर रहा है कुछ नाम। अब देखो, मेडागास्कर। मेडागास्कर तो स्वयं एक हिंद महासागर के अंदर है, और मोजाम्बिक उधर अफ्रीका में, तो दो देशों को कैसे दे देगा? ये भी कट गया। ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपसे इसको कर सकते थे। दो बड़े देश से दो एलिमिनेशन आराम से हो रहे थे, इन दोनों में से चूज करके कर सकते थे। पश्चिम से पूर्व प्रयागराज, ये तो इजी क्वेश्चन है। गोमती घाघरा गंडक कोसी, आंसर इज बी। कुछ भी पढ़ने वाला नहीं था। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, कुछ ना स्क्रीन वैसे करता रहता हूँ, तो थोड़ी चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएगी। चलो, चट्टानों के अपक्षय के कारणों में से एक कारण वर्षा है। ठीक है। हाँ भाई, चट्टान के अपक्षय कारणों से एक वर्षा तो है ही। वर्षा से क्या, जल का संकुचन होगा, विस्तार होगा। वर्षा जल घोल के रूप कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान होता है घोल के रूप में। हाँ, CO2 तो होगा ही होगा। वर्षा जल में वायुमंडल ऑक्सीजन विद्यमान होता है। हाँ भाई, होता है, तभी तो ऑक्सीजन और CO2 दोनों रहता है। H2O तो है ही है। तो बोल रहा है एक और दो दोनों कथन सही है, और एक की व्याख्या करते हैं। सही है, इजी क्वेश्चन। कॉमन सेंस थोड़ा भी पढ़ा होता तो भी आपका काम हो जाता। ठीक है। अगला, किन देशों की सीमा उत्तरी समुद्र से मिलती है? अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं तो टाइप टी लगाओ और निकल जाओ। ठीक है। अब यहाँ से अंदाजा लगाओगे तो फिनलैंड, जर्मनी, नॉर्वे, और रूस। रूस तो हटा भी दोगे, मान लो नॉर्थ सी उधर के साइड, यूके के आसपास वाला एरिया है।
ठीक है? तो जर्मन लगा दोगे, नॉर्वे लगा दोगे, फ़िनलैंड, स्वीडन वाला जो एरिया है वो ऊपर वाला है तो उधर से ऊपर से आ जाएगा, तो इसका आंसर है केवल 2, ठीक है? ये तो आप क्रॉस भी कर सकते थे। इन तीनों इसको फ़िनलैंड को क्रॉस करने में थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है, अगर आपको मैप अच्छे से क्लियर नहीं है तो, ठीक है भई, इसको देख लेना। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़े से टफ आते हैं, लेकिन इनको करना थोड़ा-सा आसान होता है। अगर मान लो ये इस तरीके के ऑप्शन नहीं आते, केवल 1, केवल 1, 2, केवल 3, तो थोड़ा ईज़ी रहता है, लेकिन इस मामलों में थोड़ा-सा टफ रहता है। जैसे धुआँधार नर्मदा नदी पर तो है, लेकिन मालवा के पठार पर नहीं है। गोरसेप्पा पश्चिमी घाट में तो है, लेकिन शरावती नदी पर है, ठीक है? हुंडरू छोटा नागपुर में भी है और स्वर्णरेखा पर भी है। स्वर्णरेखा, नर्मदा और नेत्रावती तीनों रिवर के बारे में आपको पता होना चाहिए। कौन से जलप्रपात है, इनके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है? वैसा ही फिर से ये इस टाइप का क्वेश्चन है। फिर से मैं इसको टाइप टी करके छोड़ के चला जाऊँगा भाई। लेकिन आपको थोड़ा-सा पता होना चाहिए कि आपको पता है वास देश कहाँ है? यूरोप में है जी भाई। तो ये तो कट गया, ठीक है? यू आल्प्स कहाँ है? यूरोप में, लेकिन वलित पर्वत है। अरावली जैसे अरावली हिमालय जैसे वलित पर्वत है, उनमें से आल्प्स भी एक वलित पर्वत है। जबकि ये बोल रहा है ब्लॉक माउंटेन, तो यहाँ से कट गया। अपलेशियन वलित पर्वत है। एंडीज़ वलित पर्वत है, दोनों तो ये फैक्ट तो आपको पता होना चाहिए, तो आंसर आराम से भी कर सकते थे। लेकिन अगर आपको ऐसे आंसर नहीं आते, तो उनके लिए ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, उनको टाइप करके चले जाओ, लास्ट में कुछ क्वेश्चन छोड़ के भी आ जाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रीनफ़ील्ड परियोजना कौन-कौन सी है निम्नलिखित में से? ठीक है, इसमें देखो, डोनीपोलो ये मैं मेरे हिसाब से उधर नॉर्थ ईस्ट में बना था कहीं, ठीक है? कुशीनगर तो यूपी में बना था। विजयवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन अगर आपको आता है तो टाइप तो ठीक, नहीं तो टाइप टी लगा के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें विजयवाड़ा आंसर नहीं था, इसका आंसर था 1 और 2 आता है तो ठीक, नहीं आता है तो छोड़ के निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन आएँगे करने के लिए। अब जैसे देखो ये वाला क्वेश्चन डूएबल है। जलवाष्प के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही है? सही कूट का चयन करना है। पहला बोल रहा है, यह एक गैस है जिसकी ऊँचाई के साथ बढ़ती जाती है। नाम से पता चल रहा है H2O 10 मॉलिक्यूलर है। तो जैसे-जैसे ऊँचाई बढ़ती जाएगी इसकी मॉलिक्यूल की संख्या कम होती जाएगी। कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। ध्रुवों पर इसका प्रतिशत अधिकतम है। ना जी ना। ध्रुवों पर कैसे हो जाएगा? टेम्परेचर वैसे ही कम है जैसे टेम्परेचर कम होगा, सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी। सॉरी सापेक्ष क्या निरपेक्ष आर्द्रता सापेक्ष आर्द्रता संतृप्त हो जाएगी वायु तो सापेक्ष आर्द्रता कम हो जाएगी तो आंसर इज ए। अब देखो, तापमानों पर वार्षिक रेंज है, लो है, मतलब ये विषुवतीय क्षेत्रों के आसपास का क्षेत्र है, ठीक है? जैसे-जैसे इक्वेटर से दूर जाते हैं, तो उसकी रेंज क्या हो जाती है वार्षिक और इसकी बढ़ती जाती है। पहला कांसेप्ट क्लियर? दूसरा, वर्ष भर वर्षा होती है, फिर से इक्वेटर की बात हो रही है, मतलब ये इक्वेटर के आसपास का ही रीजन है कहीं न कहीं। तीसरा बोल रहा है वर्षण में भिन्नता 50 सेंटीमीटर से 250 सेंटीमीटर होती है। ना जी ना, विषुवतीय जलवायु में ऐसा नहीं होता, इसमें जो 250 सेंटीमीटर से अधिक ही वर्षा होती है। तो इसके आसपास का कौन सा चीन तुल्य? चीन तुल्य तो क्या है मानसूनी और फिर उसके बाद चीन होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वर्ष भर ये रेंज जो होती है वो बढ़ जाएगी टेम्परेचर की। जो इंडिया में ये बढ़ जाती है, तो ये तो कट गया। आर्द्र उपोष्णीय जलवायु, ये भी फिर से बात कर रहा है। ये इस वाले रीजन की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ पे भी जो टेम्परेचर की रेंज है, बढ़ जाएगी तो समुद्र पश्चिमी तटीय जलवायु हाँ, ये हो सकती है, क्योंकि ये पश्चिमी तटीय जलवायु है, तो इसमें ये ऑप्शन फिट बैठ रहा है, जो हमारा आंसर लेके आ रहा है। रीजन क्या था? ये वर्ड रेंज, ये वाला याद रहेगा आपको कि जैसे दूर जाने पर रेंज बढ़ती जाती है। कोरियलिस बल के बारे में एनसीईआरटी का सीधा उठा के इन्होंने दे दिया। बोला है हाँ, अब ठीक है ना? अब ठीक है ना? ज़्यादा ठीक आ रहा होगा। कोरियोलिस बल के बारे में। यह बल वेग कोरियोलिस का वो 2v साइन थीटा होता है इसका फ़ॉर्मूला। जैसे-जैसे डिग्री का मान बढ़ता जाएगा, साइन में डिग्री का मान बढ़ता जाएगा, कोरियोलिस बल का मान बढ़ता जाएगा। तो जैसे-जैसे वेग बढ़ेगा, जैसे-जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी, कोरियोलिस फ़ोर्स बढ़ता जाएगा। ध्रुवों पर सर्वाधिक होगा,
हाँ भाई, ध्रुवों पर कितना होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री पे क्या होगा? मैक्सिमम हो जाएगा। भूमध्य रेखा पर विद्यमान नहीं होता, जीरो, साइन जीरो का मान जीरो होता है, तो उस पे विद्यमान नहीं होगा। आंसर इज सी। एनसीईआरटी का बॉक्स बना हुआ है, वहां से आंसर क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, 3 बार से लगातार आ रहा है। 2022 में भी हम लोगों ने इसको किया था। 21 जून को 12 घंटे से कहाँ पे होगा दिन? अब देखो, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, दोनों में से एक ही होगा। 2 और 3 तो एक साथ आ नहीं सकते, तो या तो 2 होगा या 3 होगा, तो इन दोनों में से आंसर है, पहली चीज। दूसरा, 2 और इसमें 4 ले सकते हैं कि उत्तरी ध्रुव आर्कटिक व्रत, हाँ भाई, 21 जून को क्या हुआ? इक्वेटर पे ऐसे झुकी हुई होगी, सन यहाँ होगा कहीं, तो इस पे 6 महीने का दिन रात हो रही होगी, तो आंसर इज डी। रिपीटेड क्वेश्चन, सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, क्या होता है, वो वाला क्वेश्चन था। आप बोल रहे हैं निम्नलिखित में से एक विश्व की सबसे बड़ी उष्णकटिबंधीय पीटलैंड कौन सी है, जो जीवाश्म ईंधन होने के वाले तीन 3 वर्षों के वैश्विक कार्बन उत्सर्जन का धारण करती है, ये विनाश संभावित जलवायु परिवर्तन ला सकता है। ऐसे ही करंट अफेयर में था, ठीक है, तो आप इसको वहां से भी कर सकते थे। ठीक है, ये रियोडा लाप्टा बेसिन, केकोरी बेसिन, कांगो बेसिन, ये सारे थे, तो आंसर इसका कांगो बेसिन था। करंट अफेयर में था, इसके अलावा कांगो बेसिन के अलावा ना एक एक समझौता हुआ था इंडोनेशिया और कॉन्गो के बीच में, शायद उससे पीटलैंड से संबंधित, क्योंकि इंडोनेशिया के आसपास भी एक बड़ा सा बेसिन था जिसमें कार ये था पीटलैंड से रिलेटेड, ठीक है, तो इस वजह से ये न्यूज में था। अमेजन बेसिन रिवर वाला है, तो वहां पे इसको हटा सकते थे। अब देखो, पीएफएसएएस के बारे में, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पीएफएस पेयजल, खाद, खाद्य पैकेजिंग सामग्रियों में व्यापक रूप से पाए जाते हैं, में भी पाए जाते होंगे भाई। पीएफएस पर्यावरण में आसानी से डिग्रेड नहीं होते, ये भी ठीक है, नेगेटिव चीज इसी की बात तो कर रहा है। पीएफएस में लगातार संपर्क परिणाम से जंतु में शारीरिक जैव संचय हो सकता है, हाँ भाई हो सकता है। सारी नेगेटिव चीज, नेगेटिव चीज, नेगेटिव चीज, आंसर इज डी। कोई भी ऐसा हो सकता है, नहीं होते हैं, क्या बोल, निम्नीकृत नहीं होते, तो सही तो बात है कि नेगेटिव इस चीज की बता ही रहा है। व्यापक रूप से पाए जाते हैं, भाई पाए जाते होंगे किसी न किसी, बहुत सारी चीजें उनमें से कुछ में तो पाए जाते ही होंगे, आंसर इज डी। पैरासाइट स्पीसीज कौन कौन सी है? पैरासाइट स्पीसीज दूसरों जो खून चूसते हैं दूसरों का, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ना, मैंने जब भी बताया कि ऑल ऑफ अबोव नहीं होगा जनरली, पहला 4 से अधिक ऑप्शन आ जाए तो उसमें ऑल ऑफ अबोव जनरली नहीं होता। अब देखो, कोई सा काट सकते हो, अगर आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो इसके भी टी लगा के चले जाओ, नहीं तो ऑल ऑफ अबोव तो आप लगा ही दोगे। ऐसे चीज का आंसर ये था कि भाई साहब जो कैटरपिलर है सेंट्रीपीड से, ये क्या होते हैं कि ये कभी भी पैरासाइट नहीं करते, पूरा ही निपटा देते हैं आदमी को, ठीक है। और एक दीमक, दीमक क्या करता है, पैरासाइट कैसे, उसको वो तो लकड़ी वकड़ियों में लगता है, तो किसका खून चूसेगा भाई, ये बच जाता है इस वजह से, तो आंसर इज थ्री। अगर नहीं आता तो इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ दो, उनके चक्करों को। ऐसे सारा ऐसा कोई टारगेट नहीं है कि हम पूरे के पूरे क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करेंगे। चलो भाई, कितने मटर कुल फैमिली के हैं? ऑल ऑफ अबोव है, लेकिन अगर आपको नहीं आता ये सवाल तो टी लगा के चले जाओ। इस क्यू पेपर में 85 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे, तो भी आपका बहुत अच्छा अटेम्प्ट है इस पेपर में, क्योंकि थोड़ा फैक्चुअल साइड पेपर था ये, ठीक है। जैसे मूंगफली, कुल्थी, सोयाबीन, ये तीनों ही क्या है, मटर कुल के पौधे हैं। अब देखो, पर एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत थे इसमें भी। जैसे फ्लाइंग फॉक्स क्या है, पीड़क जंतु की श्रेणी में रखा गया है, हाँ भाई रखा गया होगा, दोनों में से एक स्टेटमेंट तो सही होगा। इस टाइप के क्वेश्चन में एक तो सही होगा, एक गलत होगा, एक दूसरे की व्याख्या करेगा। फ्लाइंग फॉक्स अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो अन्य जंतुओं का रक्त पीता है, तो हमसे पीड़क जंतु क्यों रखेंगे भाई, इसका कोई मतलब ही नहीं है। पीड़क जंतु उनको रखते हैं जनरली जो किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं, या कुछ ऐसी चीजें जिनकी मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई होती है, तो ऐसा अगर दूसरे को खून पीता है तो उससे हमको मतलब ही नहीं है। लेकिन कोई ऐसा कोई जानवर होगा कि दूसरों का खून पी कर ही जीता है, उसको खाने को कुछ मिलता ही नहीं।
दूसरा सही नहीं है। चलो, मंडूक फुदक। मंडूक फुदक ने मेंढक की तरह फुदकता है, मतलब ये पक्का मत्स्य तो नहीं होगा, ना ही सरीसृप होगा, क्योंकि वो तो मेंढक होता। अब बोलते हैं पोड स्केटर और साइकेडा। साइकेडा का नाम से पता चल रहा है कि कोई कीड़ा वीड़ा है, साइकेडा। आंसर इज सी। ये दोनों तो काट ही दोगे, क्यों काट दिया आपने? मंडूक फुदक, मंडूक फुदक, मंडूक की तरफ फुदक रहा है, सिकाड़ा है, ताल विसर्पी है, पोड स्केटर है, तो भाई ये तो पक्का नहीं होंगे दोनों। ठीक है, इन दोनों में से आप टाइप वाई या टाइप बी करके कर सकते थे। फिर आप देखते कि सिकाड़ा जैसे ही आप देखते तो आप इस पे कीट पे आ सकते। बाजार में मिलने वाली च्युइंगम पर्यावरण रूप से प्रदूषण का स्रोत मानी जाती है। हाँ भाई, मानी जाती होगी। अनेक च्युइंगम में गोंद बेस के रूप में प्लास्टिक होता है। हाँ भाई, प्लास्टिक होता है तो ही तो उसको प्रदूषण का स्रोत माना जाता होगा। ठीक है, तो इसकी व्याख्या करता है और दोनों सही है। उपयुक्त में से कितने सही है? मैं तो इसमें टी लगाऊंगा और निकल जाऊंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता। ठीक है, मेडागास्कर में बोनोबो पाया जाता है कि नहीं पाया जाता है? इंडोनेशिया में एल्क पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? ब्राजील में एंट्री पाई जाती है कि नहीं पाई जाती? हालांकि इसका आंसर एक है, क्योंकि इसने मेडागास में अगर बोनेबो नहीं पाया जाता है, इंडोगो में वो नहीं पाया जाता, तो बाकी देख लेना। इसका मुझे ऐसे सही आंसर भी पता नहीं है, लेकिन मैं तो इसमें टी लगा के निकल जाऊंगा। मुझे इतना तूफानी नहीं होना है कि मैं सारी दुनिया के जानवरों को जान लूं वहां क्या पाया जाता है क्या नहीं। मेरे लिए तो ये टॉयलेट, वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन वाला सवाल मिल गया। मैं इसको देखूंगा संयुक्त राष्ट्र की एजेंसियों में से एक। नहीं भाई, यूएन की एजेंसियों में तो कभी मैंने ऐसा कभी नहीं पढ़ा कि विश्व शौचालय संगठन बन जाए, ऑर्गेनाइजेशन बना ले और उसका यूएन का। तो जैसे एक कटा, एक कट गया। अब या तो दो और तीन सही होगा, तीन या दो सही होगा। चलो, वैश्विक स्वच्छता संगठन के समाधान, स्वच्छता संकट के समाधान में विश्व शौचालय शिखर सम्मेलन, विश्व शौचालय दिवस, विश्व शौचालय कॉलेज इस संगठन के पहले पहले। तो कोई भी अगर ऑर्गेनाइजेशन बनेगा तो कुछ पहले तो करेगा वो, और कुछ पहल अगर उसने की है तो इसमें तो ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है कि उसने ये बना दिया, ये बना दिया, ये बनाया होगा। जेनेरिक स्टेटमेंट तो दो तो पक्का सही है भाई। तो पक्का सही, ये भी आंसर क्या है, ये भी आंसर क्या है। तीसरा, इसके कार्यों को मुख्य लक्ष्य, मेन टारगेट क्या है? कम विकसित देशों को और विकासशील देशों में खुले में शौच की समाप्ति का लक्ष्य प्राप्ति के लिए फंडिंग प्रदान करना। अरे भाई, फंडिंग कैसे प्रदान करेगा? इतना ही फंड होता तो इंडिया का जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें कहीं तो नाम आता है कि वर्ल्ड टॉयलेट ऑर्गेनाइजेशन फंड कर रहा है। चल निकल, फर्जी ऑप्शन बना रहा है। हाँ, सहायता कर सकता है कि ये ऐसे कर लो, वैसे कर लो, कुछ शायद आइडिया दे सकता है। अधिकांश अन्य बिल्लियों में भिन्न चीता दहाड़ता नहीं है। हाँ, चीता दहाड़ता तो नहीं है भाई, ये तो अपने को पता है। तो पक्का सही है। चलो, 75%, 25%। तीसरे देखते हैं। नर सिंह से भिन्न नर तेंदुए शेर के बजाय तेंदुए गंध चिन्ह द्वारा अपना क्षेत्र घोषित नहीं करते। नहीं करते। नेगेटिव स्टेटमेंट। नेगेटिव स्टेटमेंट जनरली गलत होता है अगर एक सिंगल नेगेटिव स्टेटमेंट है तो। लेकिन इसमें तीनों नेगेटिव, देखो सिन की कोई सेल प्रजनन ऋतु नहीं होती, तीनों ही नेगेटिव, कोई सा तो काटना पड़ेगा। अब देखो, शेर की कोई विशेष प्रजनन ऋतु नहीं होती, तो थोड़ा बहुत डिस्कवरी डिस्कवरी देखा है अगर आपने तो आपको पता होगा था कि शेर कभी भी स्टार्ट कर देता कार्यक्रम। प्रजनन ऋतु उसका कोई डिसाइड नहीं है, तो पहला हो गया। चलो, पहला सही है, सॉरी पहला सही है तो इसको काट दिया। दूसरा, चीता को दहाड़ते आपने देखा नहीं होगा, शेर को दहाड़ते देखा होगा, तो दूसरा भी सही है। एक और दो तो सही है। नर तेंदुए क्यों नहीं करेंगे भाई अपना क्षेत्र घोषित? शेर भी करेगा तो तेंदुआ भी अपना कुछ ना तो कुछ करता ही होगा अपना एओआर डिफाइन करने के लिए। हर एक जानवर अपना एओआर डिफाइन करता है, तो वो करता है भाई, तो इसको आंसर को काट सकते थे। थोड़ा सा टफर साइड क्वेश्चन था, अगर आपको दिमाग लग रहा था तो कर सकते थे, नहीं तो छोड़ सकते थे। इस पेपर में मैं काफी क्वेश्चन छुड़वा रहा हूँ आपको, अगर आपने ध्यान रखो, कम से कम 10 सवाल तो अब तक छुड़वा चुका हूँ मैं। पर अब आगे छूटने वाले क्वेश्चन नहीं बचेंगे, ये शुरू में ही थे 8-10 सवाल जिसका ए सेट मिल गया होगा।
100 मिलियन किसानों का सही विवरण है। नाम से पता चल रहा है 100 मिलियन किसान, कुछ ना कुछ तो होगा। 100 मिलियन किसान मिलेंगे तो कोई बड़ा इम्पैक्ट लाने के लिए करेगा भाई। यह नेट जीरो, प्राकृतिक सकारात्मक खाद, जल प्रणालियों के संक्रमण को तेजी करने के लिए एक मंच है जिसका लक्ष्य किसानों को पुनरुत्थान में वृद्धि करना है। अफर्मेटिव स्टेटमेंट है, जेनेरिक बात कर रहा है और प्रैक्टिकल बात कर, कोई हवा में नहीं बोल रहा कि ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, दुनिया बदल दूंगा, आग लगा दूंगा, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा। अब देखो अगला, ये जैविक पशुपालन, 100 मिलियन किसान जैविक पशुपालन बना देगा और सशक्त करने के लिए और सहायता भी करेगा उनका, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय गठबंधन है इच्छुक व्यक्तियों का, और 100 मिलियन कैसे बना लेगा जब इच्छुक है तो, है कि नहीं। और जैविक पशुपालन, और वो भी जैविक पशुपालन करेगा ओनली, 100 मिलियन किसान मिलेंगे इसको। ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है भाई साहब, जो पूरी तरह से काट, यह एक मंच है जिसका ध्येय किसानों को कृषक उत्पाद संगठनों, कृषि व्यवसाय संघ बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। अरे तो भाई 100 मिलियन मिला के कौन सा संघ बनाएंगे, कोई संघ अंग बनाएंगे, उसका नाम भी तो होगा, उसको क्या बोलोगे। और जिससे उन्हें खुले बाजार, विश्व के खुले बाजार में भाई साहब, तो फिर इंडिया का मार्केट ना ओपन हो जाएगा। बायलैटरल रिलेशन की जरूरत नहीं है कि फर्जी स्टेटमेंट बना रहा है। अरे समझ में आया ये कैसे किया हम लोगों ने। चलो भाई, वितरित ऊर्जा संसाधन कौन-कौन से माने जाते हैं? ऊर्जा वितरण के संसाधन। हाँ भाई, बैटरी भंडारण करके, इन्वर्टर देखा है हमने। बायोमास जनरेटर, बायो जनरेटर उससे हो ही गया। ईंधन सेल हो ही गया। रूफटॉप सोलर जी एनर्जी हो गया। सभी चारों को वितरित ऊर्जा संसाधन माना जा सकता है। इससे एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन संभव है। चलो भाई, निम्नलिखित में से कीट के साथ एक अद्वितीय संबंध बनाता है, जो इस वृक्ष के साथ सह विकसित होता है और एकमात्र कीट है जो इस पेड़ पर परागण कर सकता है। तो भाई देखो, परागण भी कर रहा है, ठीक है, उसके साथ सह संबंध भी रह रहा है। तो महुआ, चंदन, सेमल, लोग बाग सेमल कर सकते हैं, कॉटन कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, अंजीर, अगर आप अंजीर का फल देखोगे ना, एक्चुअल मुझे तो ये पता था कि मैंने उसी साल ना एक अंजीर का मेरे घर में ही पेड़ था, तो उससे जुड़ा हुआ, मतलब वो कनेक्टेड था या उसके बारे में थोड़ा पढ़ा था, सर्च किया था, गूगल किया हुआ था, उस चक्कर में वो उग गया था। तो इस वजह से मुझे तो पता था, लेकिन इसमें आप डी से कंफ्यूज कर सकते हो कॉटन से, ठीक है। लेकिन इसमें एक लाइन आप अगर पढ़ोगे तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कि वो एकमात्र कीट है जो इस पेड़ को परागित कर सकता है। रेशम में ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए इसको काट सकते थे। लेकिन इन चारों के बारे में पढ़ लेना यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। कितनों में विषाक्त प्रजातियां हैं? भाई वही वाला आंसर है, कौन सा विषाक्त पाया जाता है, रिपीटेड क्वेश्चन है इस आंसर है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसमें कुछ भी नहीं करना। सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा था उसने, मत मत उसमें वो और दे रखा था कछुआ वाला। भारत के इंडिजिनस कौन कौन से हैं? पपीता और काजू तो आपको पता है कि पुर्तगालीज लाए थे, तो दो काट दोगे, दो काट दो। लाल चंदन तुम्हें पता ही है कि यूपीएससी ने पहले भी रिपीटेड पूछ रखा है। पुष्पा मूवी तुमने देखी रखी है, तो आंसर इज ए। चलो भाई, आरटीजी लघु विखंडन रिएक्टर है। अरे भाई क्या बात कर रहा है, विकिरण समस्थानिक ताप विद्युत जनरेटर। ताप विद्युत के नाम से देख रहे हो, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, थर्मो इलेक्ट्रिक जनरेटर, नाम से पता चल रहा है थर्मो इलेक्ट्रिक, थर्मो इलेक्ट्रिक। अब ये बोल रहा है कि लघु विखंडनकारी। अरे भाई छोटा सा, उसमें विखंडनकारी तो बहुत मुश्किल नहीं हो जाएगा? चलो देखते हैं एक बार। आरटीजी का प्रयोग अंतरिक्ष यानों में ऑनबोर्ड प्रणालियों के लिए किया जाता है। हाँ भाई, जितने भी दो चार ही अंतरिक्ष में भेजे थे इन लोगों ने, ऑन बोर्ड में उसका यूज किया था। आरटीजी
प्लूटोनियम 238 का उपयोग किया जा सकता है, जो शस्त्र विकास का एक उप उत्पाद है। हाँ भाई, प्लूटोनियम उसका एक उप उत्पाद तो है और उसका उपयोग किया जा सकता है। ये ऐसे नहीं बोल रहा, करती है, बोल रहा किया जा सकता है। हाँ भाई, किया जा सकता है। 3, 3, 3, ये कट गया। इन तीनों में से आंसर होगा, आंसर इज 2 एंड 3। क्या लघु विखंडन रिएक्टर थोड़ा-सा मुश्किल होगा कि भाई 5 केजी का तो पूरा का पूरा ऊपर रोवर बना रखा है और उसमें 100 ग्राम में आपको एनआईस की बैटरी बनानी है और 100 ग्राम में लघु विखंडन बनाना थोड़ा-सा मुश्किल है। एक्चुअली ये थर्मो इलेक्ट्रिक रिएक्टर होता है। फिर से ईज़ी क्वेश्चन है। देखो, अगर आपने नहीं पढ़ा तो भी समझो। बड़े तारे वामन तारों छोटे तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं। पता नहीं भाई। बड़े तारों की तुलना में छोटे तारे नाभिकीय अभिक्रिया उच्च दर होती है। बड़े तारों की तुलना में छोटे तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की दर उच्च होती है। अगर बड़े तारों की तुलना में छोटे तारों में नाभिकीय अभिक्रिया की दर अधिक उच्च होगी, सॉरी, वामन तारों की तुलना में वृहद तारों में, बड़े तारों में अगर इनकी अभिक्रिया की दर उच्च होगी, तो जल्दी तो यही मरेगा, ये थोड़ी मरेगा। भाई तुम ये जल्दी-जल्दी प्रोसेस कर रहा है तो जल्दी-जल्दी, धीरे-धीरे, जल्दी खराब भी यही होगा। ये तो धीरे-धीरे चल रहा है मामला, तो ये धीरे-धीरे मरेगा। तो अब जैसे आपने ये स्टेटमेंट सही किया, तो देखो वृहद तारों की तुलना में अधिक समय तक अस्तित्व में बने रहते हैं कौन? बड़े तारे छोटे तारों की तुलना में। ना जी ना, ये दोनों में से एक ही सही हो सकता है। या तो आंसर ये होगा या आंसर ये होगा। आप देख लो कौन-सा होगा। अब देखो इसमें देखो, बड़ा तारा होगा तो कम समय तक जीवित रहेगा। क्यों? क्योंकि उसकी नाभिकीय अभिक्रिया अधिक तेज है। तो इसको काट दो। आंसर इज़ डी, दोनों में से एक सही है, तो एक ही सही करना था। रक्त वाहिकाओं में कौन-सा रक्त प्रवाह को क्या बढ़ाता है? तो नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ाता है भाई। नाइट्रस ऑक्साइड तो आपको पता है ये जहरीला होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस गैस की तरह यूज़ किया जाता है। पेंटॉक्साइड, तो इनको अगर आपने बेसिक एनवायरनमेंट पढ़ा है और उनके बेसिक कांसेप्ट पढ़ा है कि नाइट्रस ऑक्साइड क्या होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है, पेंटॉक्साइड क्या होता है, प्रदूषक में इनका नाम आता है कि नहीं आता है, तो आप तीनों को काट देते और आंसर आपका आ जाता है। एलिमिनेशन किससे होगा? पीवाईक्यू प्लस बेसिक सोर्स प्लस पॉल्यूशन वाला चैप्टर मैंने बता चुका हूँ। रडारों का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जा सकता है? विमानपत्तनों में किया जा सकता है अथवा विमानों में यात्रियों के पास नारकोटिक्स की पहचान। क्या कहना चाह रहे हो भाई साहब? ये विमान है, ये उड़ रहा है, मैंने यहाँ ड्रोन लगाई, यहाँ पे कोई आदमी बैठा है इसके अंदर, उसकी जेब में एक ड्रग्स रखा है और उसको ये ढूँढ के देख के बता देगा। इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं हुई है भाई। वर्षण का मॉनिटर हाँ भाई रडार कर सकता है, पशुओं के प्रवास की मॉनिटर कर सकता है, आंसर इज़ बी। चलो, 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान कौन से? भाई तेजस भी नहीं है, 29 भी नहीं है, रफाल भी नहीं है, रफाल 4.5 का है, ये तो थर्ड जनरेशन वाले हैं। आंसर इज़ कोई नहीं, ईज़ी क्वेश्चन। हाइड्रोजेल का उपयोग किस में होता है? अगर ये साइंस एंड टेक का सवाल है और यूपीएससी ने कुछ नहीं दे रखा तो आंसर तो मैं डी करूँगा। लेकिन इसका आंसर ए है, ये गलत हो जाएगा। 1 से while आपका क्वेश्चन गलत भी होता है। कोई उसका वो नहीं है मेरे पास एक्सप्लेनेशन। हाइड्रोजन से चलित फ्यूल सेल भाई जलवाष्प निकालता है। ईज़ी क्वेश्चन है, थोड़ा पढ़ोगे तो इतना तो आपको पता ही होगा। पंप स्टोरेज हाइड्रो पावर नाम से पता चल रहा है। हाइड्रो पावर पंप स्टोरेज किसके लिए यूज़ किया जाएगा? सीढ़ीदार खेती में सिंचाई नहीं भाई, हाइड्रो पावर यूज़ हो रहा है। फसलों की सिंचाई, अरे भाई सीढ़ीदार खेती में, अगर सीढ़ीदार खेती में यूज़ हो रहा है तो धान्य फसलों के उत्पादन में भी हो जाएगा। अरे भाई मुझे ये बताओ कि सीढ़ीदार खेती में धान्य फसलों का हो, तो वो उत्पादन कर ही सकते हैं, तो अगर ए होगा तो बी तो हो ही सकता है, तो दोनों ही नहीं होंगे, या तो आंसर तो एक ही हो सकता है इसका। वर्षा जल संचयन नाम से पता चल रहा है हाइड्रो पावर में वर्षा जल संचयन का क्या नाम? आंसर इज सी, ऑप्शन कट कटा के आ गया। मेम्ब्रेन बायोरिएक्टर नाम से पता चल रहा है मेम्ब्रेन है और बायोरिएक्टर। ठीक है, किसके लिए आ जाएगा?
प्रजनन प्रौद्योगिकी नहीं भाई, मेम्ब्रेन उसमें नहीं होता, मेम्ब्रेन तो पानी वानी फिल्टर विल्टर में काम आएगा। औषधि डिलीवरी में बायोरिएक्टर की बात कर रहे हैं। बायोरिएक्टर औषधि डिलीवरी कैसे का क्या मतलब है भाई? वैक्सीन उत्पादन की प्रौद्योगिकी मेम्ब्रेन और बायोरिएक्टर 2 पार्ट में करो। अपशिष्ट जल शोधन ये सबसे फिट बैठ रहा है, जिसमें क्या बोल रहा है, अपशिष्ट जल के लिए मेम्ब्रेन और शोधन प्रौद्योगिकी में बायोरिएक्टर का यूज किया जा सकता है। 40 नंबर को इंग्लिश में देखेंगे भाई। कोलेटरल बोरोइंग एंड लैंडिंग ऑब्लिगेशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ किसके हैं भाई? इसमें कोलेटरल बोरोइंग भी कर रहे हो और लैंडिंग ऑब्लिगेशन भी है, कुछ ना कुछ बॉन्ड मार्केट। कोलेटरल बोरोइंग ठीक है, लेकिन लैंडिंग ऑब्लिगेशन की बात कर रहा है, तो बॉन्ड मार्केट में तो बॉन्ड की बात होती है, फॉरेक्स में भी नहीं। ठीक है, मनी मार्केट और शेयर मार्केट। मनी में तो बात ही मनी ओनली मुद्रा बाजार की तो बात ही नहीं हो रही इसमें, उधार लेन देन की बात कर रही है, और उसके बाद उसके कोलेटरल की बात किया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, शेयर मार्केट में ये सारी चीजें हो सकती है। सर इसका आंसर सी है। कौन बोला इतना जल्दी आंसर सी है इसका? मैं गौतम। आंसर रट के बैठा है क्या सारे? नहीं सर, सामने रखे हैं ना। अच्छा, आंसर की निकाल रखी है। नहीं, वो जो OMR भरे थे वो है ना। अच्छा, ओएमआर भरे तो सही था ये? हाँ, तो कैसे सही था बताओ, तुम ही बता दो। पढ़े थे सर इसलिए सही हो गया। है? पढ़े थे ना इसको 12 की बुक में। हाँ तो सॉल्यूशन बताओ ना। सर पता नहीं है। हाँ पता है क्यों रहेगा। स्टॉक मार्केट में किसका बात होगा? शेयर की खरीद फरोख्त की बात की जाएगी, लेकिन मनी मार्केट में किसकी होगी? कोलेटरल बोरोइंग, उस पे उधार को मनी मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट क्या होता है? मनी मार्केट मेरे हिसाब से शॉर्ट टर्म वाला होता है ना। यस सर। तो ये कोलेटरल बोरोइंग और लैंडिंग ऑब्लिगेशन शायद 90 दिन से कम वाली वो इंस्ट्रूमेंट है, इसलिए ये मनी मार्केट का पार्ट है। चलो, प्रजनन दर किससे परिभाषित किया जा सकता है? नाम से पता चल रहा है, जन्म मृत्यु दर से नहीं होता है। एक जीवन में महिला कितने बच्चों को जन्म देती है उसको बोलते हैं TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, अगला 42। बाकी में तो कोई ऑप्शन भी नहीं था, देखो ऑप्शन अलग अलग से। 1,000 व्यक्तियों पर जन्म दर हो जाएगा। दंपत्ति पर जीवन काल में जन्मे बच्चों का कोई कि इसको कुछ भी नहीं बोलते, ऐसा कुछ नहीं है। TFR में तो ओनली सीधा महिला कितने बच्चों को जन्म देती है उसको बोल। इजी था ये तो, आपने पढ़ा भी होगा। कौन सा सही है? भारत में नॉन बैंकिंग वित्तीय कंपनी भारतीय रिजर्व बैंक की चल निधि समायोजन सुविधा का लाभ उठा सकती है। देखो NBFC दो, NBFC है, दो भी तो होती है। एक तो NBFC-D होती है, एक नॉन डिपॉजिट टेकिंग होती है, तो ये डिपॉजिट टेकिंग के लिए बोल रहा है। ठीक है भाई, वो चल निधि उसका फायदा उठा सकती है। भारत में विदेशी संस्थागत निवेश सरकारी निवेशक G-Sec में निवेश कर सकते हैं। हाँ भाई, पिछले साल इन लोगों ने कुछ प्रोविजन बनाया था। और एक NSDL का आपने पढ़ा था ना, NSDL-OC करके, मैंने पिछले साल के किसी पेपर में कराया था, तो वहां से आपको ये स्टेटमेंट वहां से लिया है इन लोगों ने। शेयर मार्केट ऋणों के लिए पृथक व्यापारिक मंच का प्रदान कर सकते हैं। हाँ भाई कर सकते हैं, तो आंसर इज सी। ये क्वेश्चन रिपीटेड था, जो आपके अलग अलग ईयर में उसने क्वेश्चन पूछे थे उसके बेस। चलो, कॉर्पोरेट बॉन्ड में सरकारी प्रतिभूतियों में व्यापार कर सकते हैं, कौन कर सकते हैं? सब कर सकते हैं भाई। ये भी NBFC वो RBI का वो था ना, और जिसमें RBI ऑप्शन गलत दे रखा था, और उसमें डिपॉजिट मैचिंग सिस्टम करके वो क्वेश्चन था। तो जैसे आपको पता चलेगा, खुदरा निवेशक कर सकता है, 3 कर सकता है, पेंशन निधि कर सकती है, बीमा कंपनियां कर सकती है, LIC सारा काम कर ही रही है, तो तुम्हें पता होगा PF RD NF ये सारी चीजें कर रहा है। वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट
माना जाएगा निम्नलिखित में से किसी, सही से पढ़ोगे देखो। ईटीएफ ठीक है। मोटर वाहन, अरे भाई ये तो फिजिकल, मोटर वाहन का क्या है, वित्तीय लिखित इंस्ट्रूमेंट कैसे मान लोगे उसको। मुद्रा की अदली बदली, हाँ भाई हो सकती है, डिजिटल और सारी चीजें। मोटर वाहन ओड वन आउट से भी इसको कर सकते थे, गया आंसर इज डी। कौन सा सेक्टर दे दिया इसने, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्सरी सेक्टर की बात कर रहे हैं। डेयरी फार्म देखो प्राइमरी है, हाँ भाई है। खनिज की खोज प्राइमरी है, टर्सरी सेक्टर का नहीं है। तो कपड़ा बुनाई कौन सा है, कपड़ा बुनाई तो सेकेंडरी है भाई, ठीक है। उसका कृषि उत्पाद का भंडारण, ये डाउट कर सकता है, लेकिन अब वो देखो, इसको मिटा दो कृषि उत्पाद को। भंडारण किस में आएगा, इन्वेंट्री किस में आएगा, टर्सरी में आएगा भाई। तो आंसर इज बी। ये कंफ्यूज कर सकता था। तो आसपास की चीजें थोड़ी देख के पढ़ो भाई। भौतिक पूंजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन कौन से हैं। एक तो होती है स्थिर पूंजी, जिसको अचल संपत्ति कहते हैं। एक होती है कार्यशील पूंजी, जो वर्किंग में काम आती है। पेट्रोल है भाई, वर्किंग है, ठीक है, बिल्कुल बात सही है भाई, ठीक है। किसान का हल भी भाई अचल संपत्ति है, वो डेप्रिसिएट तो होती है, लेकिन वो है तो अचल ही संपत्ति, उत्पादन और पुनरुत्पादन में तो काम तो आती है। वो ऐसा तो नहीं कि तुरंत खत्म हो जाती है पेट्रोल की तरह, ठीक है। तो ये भी कट गया। कंप्यूटर अचल संपत्ति, हाँ भाई है। बुनकर द्वारा किया जाने वाला सूत तो भाई फिर से कार्यशील पूंजी का पार्ट आ जाएगा, ये भी कट गया, आंसर इस डी। भाई बता देना अगर कोई गलत बता दो तो, ठीक है। नाम से पता चल रहा है 3D वर्चुअल दुनिया की बात कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद संपत्ति के अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, वस्तुओं की संपत्ति का, और लाखों प्रयोगता एक साथ एक्सेस किया जा सकता है, नाम से पता चल रहा है। बिग डेटा एनालिटिक्स, इसका कोई मतलब है 3D दुनिया से, बिल्कुल नहीं है। क्रिप्टोग्राफी बिल्कुल नहीं है। वर्चुअल मैट्रिक्स ये हो सकता है, लेकिन मेटावर्स देखो, मेटावर्स जैसे ही आप सोचोगे, मेटावर्स क्या है, डिजिटल दुनिया है पूरी की पूरी, ठीक है, वर्चुअल दुनिया है। अब ये देखो इंटरऑपरेबल नेटवर्क की बात कर रहा है, लाखों प्रयोगता एक साथ उपयोग कर सकते हैं, वस्तुओं के अधिकारों का उपयोग कर सकते हैं, तो ये सारी कहाँ संभव है, मेटावर्स में ही सब। चलो, विदेशी बैंकों के साथ व्यवहार लाते समय आरबीआई क्या क्या नियमों का उपयोग करेगा। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहायक बैंकों के लिए कोई न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ न्यूनतम पूंजी की आवश्यकता होगी होगी। भाई आपको कुछ 100 करोड़ 200 करोड़, पीजे नायक कमेटी, कितनी कमेटी आई, उन्होंने तो बोला ही है कि न्यूनतम पूंजी इतनी करोड़ होनी चाहिए, 500 करोड़ होनी चाहिए, अलग अलग बैंकों के लिए अलग अलग। पहला वर्जन गलत हो गया भाई। भारत में पूर्ण स्वामित्व वाले सहकारी बैंकों के लिए बोर्ड सदस्यों के लिए कम से कम 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए। बात तो सही है, 50% भारतीय नागरिक होने चाहिए, लेकिन वो निवासी भी तो होने चाहिए। आंसर इज डी। भाई तुम भारतीय नागरिक तो हो, लेकिन एनआरआई का दर्जा ले रखा है, तो फिर क्या मतलब है। भारत में निगमित वित्तीय सामाजिक उत्तरदायित्व, भाई मैं माइन्योर चेंज था, छोटा चेंज था, माइनर चेंज था, तो इसको देख कर नोट डाउन कर लेना, इसलिए लगातार कराया जा रहा हूँ, ये थोड़ा स्पीड से। चलो, सीएसआर नियम विनिर्दिष्ट करते हैं कि सीधे कंपनी अथवा उसके कर्मचारियों को लाभ पहुंचाने वाले व्यय को सीएसआर कार्यकलाप में नहीं माना जाएगा। हाँ भाई बात सही है, अगर तुम खुद ही सीएसआर में खर्चा कर रहे हो और अपनी कंपनी वालों पे खर्चा कर दे रहे हो, तो क्या मतलब, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसमें 2% तो एक्सपेंडिचर करो ही करो। सीएसआर नियम के होने वाले व्यय को न्यूनतम निर्दिष्ट नहीं करता, नहीं भाई 2% तो निर्दिष्ट करता है प्रॉफिट का, और उसमें अलग अलग कंपनियों के लिए अलग अलग प्रोविजन। आंसर इज नेगेटिव स्टेटमेंट, दूसरा अफर्मेटिव स्टेटमेंट। चलो, अरे कर ले कंप्लीट पेपर, या फिर अभी इतना रहने दे। सर 46 रह गया। 46 क्या रह गया, 46 क्या है, चलो। उपयुक्त में से किसका उपयोग संधारणीय विमान ईंधन के लिए फीड स्टॉक के रूप में किया, सबका किया जा सकता है भाई, आज की डेट पे सबका किया जा सकता है, जो भी चीज है वो अपशिष्ट से ऊर्जा बनाई जा सकती है, हाँ भाई बनाई जा सकती है, मक्का के दाने से बायोइथेनॉल, कृषि अपशिष्ट से कुछ ना कुछ तो बनाया जा सकता है, अपशिष्ट जल शोधन से
फीड स्टॉक के रूप में बात कर रहा है, फीड स्टॉक के रूप में सब यूज करो भाई, ऑल ऑफ अबोव सिंड्रोम काम करता है। चलो, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका अपने ऋण की चूक करता है तो यूएस ट्रेजरी बॉन्डों के एक धारक भुगतान प्रदान करने के लिए उसके दावों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक है भाई, पता नहीं उनका सिस्टम क्या है। यूएसए सरकार को ऋण का कोई हार्ड परिसंपत्तियों में समर्थित नहीं है, बैकएंड में कुछ नहीं है, केवल सरकार के विश्वास पर समर्थित है। बात तो सही है। अगर दूसरी बात सही है कि भाई साहब सरकार को कोई, अमेरिका का जो करेंसी है उसके बैकएंड में कोई सपोर्ट नहीं है, वो सरकार में जितना विश्वास है जनता का उसी पे चल रही है और वो नोट छापे जा रहे हैं। अगर वो बात सही है तो भाई, अगर ये पहली दूसरी बात सही है तो पहली भी सही है कि भाई अगर ऋण चूक हो गई तो तो कैसे कर पाएंगे, उसके लिए तो कोई बैकएंड में तो सिक्योरिटी तो कुछ है ही नहीं। तो आंसर इज ए। दूसरा सही है तो पहला सही है, और पहले दूसरा गलत है तो पहला भी गलत है। इन दोनों एक दूसरे से इंट्रोऑपरेटेड है, और इस टाइप के क्वेश्चन की सबसे बेस्ट चीज यही है। अब देखो, सामूहिक उधारकर्ता बहु उधारकर्ताओं के मध्य डिफॉल्ट को जोखिम को बढ़ाता है। अरे भाई क्या बात कर रहा है, अगर आप सारे मिलकर एक साथ लैंड करोगे, पांच एक तो मैं मान लो एक ही किसी को 10,000 रुपये उधार दे रहा हूँ, और वो 10,000 रुपये खा के चला गया तो मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। अब मैंने क्या किया, 5 लोगों ने मिलकर दो हजार दिए, तो 10,000 गए, लेकिन सब पे जोखिम तो घट गया ना कि 2,000 ही डूबेंगे डूबेंगे, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया, दूसरा पढ़ना ही नहीं है। सॉरी, उल्टा पढ़ लिया भाई। सामूहिक उधार बहुउधारकर्ताओं के मध्य उधारकर्ता की डिफॉल्ट को जोखिम को बढ़ाता है। सामूहिक उधार बहुउधारकर्ताओं के मध्य उधारकर्ता की डिफॉल्ट के जोखिम को बढ़ाता है। सामूहिक ऋण एक नियत निधि हो सकता है, किंतु किंतु ऋण व्यवस्था लाइन नहीं हो सकती। अरे भाई, दूसरा स्टेटमेंट तो अब पहला तो मान लो, अभी फिर से ना मैं एक बार फिर से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। दूसरा स्टेटमेंट देखो कि भाई साहब, आप 5 लोगों ने मिलके क्या कर सकते हो कि ये 5 लोग सामूहिक ऋण दे ना, एक साथ में पैसा दे सकते एक अमाउंट में, क्रेडिट लाइन के रूप में नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते भाई? आज इसने बोला 2,000 तू मेरे से ले ले, अगले महीने तू ले लेना, अगले महीने तू दे देना, अगले ये दे देगा, अगले ये दे देगा, 10,000 दे दिए भाई साहब लोगों ने। अब इसको चुकाते रहना आराम से, क्रेडिट लाइन के रूप में दे दिए, तो क्यों नहीं हो सकते? नेगेटिव स्टेटमेंट तो हम काट ही सकते हैं, जैसे ही हमने दूसरा काटा, कथन दो सही नहीं है। अब पहला देखते हैं, सामूहिक उधार ग्रुप में जो उधार दिए बहुउधार दाताओं के मध्य उधारकर्ता के डिफॉल्ट के चूक जोखिम को बढ़ाता है। इंग्लिश वाला पढ़ना पड़ेगा यार। सिंडिकेट लैंडिंग स्प्रेड द रिस्क। हाँ भाई, बात तो कर रहा है इस, देखो कितनी गलत लिखी हुई है। ये क्वेश्चन ना एग्जाम में भी मेरा गलत हो गया था, मैं तुम्हें बताता हूँ, अब मुझे याद आया इसी क्वेश्चन की वजह से। इसको सर ड्रॉप कर दिया है। ड्रॉप कर दिया ना। देखो, जोखिम जी। को बढ़ाता है, जोखिम को बढ़ा नहीं रहा भाई, जोखिम को बढ़ाना नहीं है, फैलाना है, जोखिम को फैला रहा है। इंग्लिश में तो सही है ये क्वेश्चन कि सिंडिकेट लैंडिंग क्या कर रहा है, स्प्रेड कर रहा है रिस्क को, बोरोवर के डिफॉल्ट होने पर एक दूसरे पर डिफॉल्ट को स्प्रेड कर रहा है। लेकिन इसने क्या क्या कर दिया कि भाई बढ़ा रहा है, तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, हिंदी के हिसाब से तो दोनों ही गलत है। लेकिन इंग्लिश के हिसाब से ये क्या कर रहा है, सही बोल रहा है कि भाई सिंडिकेट लैंडिंग क्या कर रहा है, एक दूसरे पर रिस्क को स्प्रेड कर रहा है, तो दूसरा सही है, ये तो गलत है। अरे समझ में आ गया तुम्हें ये सवाल, क्या गलती थी इसमें? यस सर। चलो, इंग्लिश हिंदी इसीलिए बोल रहा हूँ, पढ़ते रहना भाई, बहुत सारी चीजें ना ऐसे पता नहीं चलती कि वो इंग्लिश में क्या दे देगा, हिंदी में क्या दे देगा, फिर बाद में रगड़ते रहते हैं। चलो, डिजिटल रुपए के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह भारतीय आरबीआई अपनी मौद्रिक नीति के अनुरूप जारी की गई राष्ट्रीय सार्वजनिक मुद्रा है। हाँ भाई सही है। आरबीआई बैलेंस शीट में देयता के रूप में दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। यह अपने डिजाइन में मुद्रास्फीति की बीमा करता है। अरे भाई कैसे बीमा हो जाएगा कि तो फिर डिजिटल करेंसी कैसे बोल रहे हो उसको? तीसरा निपटाओ। यह वाणिज्यिक बैंक मुद्रा और नकदी के रूप में स्वतंत्र कन्वर्टेबल है। हाँ भाई किया जा सकता है, तो ही तो इसको वो करेंगे। आंसर इजी क्वेश्चन था, ठीक है। भारतीय
प्राचीन भारत में गौतम बुद्ध को सामान्यतः निम्नलिखित से किस नाम उपनामों से जाना जाता है? तथागत तो आपको पता ही है कि जाना जाता है भाई। ये तो कट गया, ये भी कट गया। अब देखते हैं शाक्य मुनि। शाक्य मुनि भी कहा जाता था भाई साहब उसको। अगर आपने यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट देखी है और उसमें अजंता और एलोरा के भी देखी है तो आपको ये पता होगा शाक्य मुनि और तथागत के बारे में। नायपुत उसको कहा जाता है भाई, जैन वाले को मिक्स करता है। मैंने तुम्हें बार बार समझाया कि एक ऑप्शन एलिमिनेट करने का ट्राई करना, जैन बौद्ध वाले। जैन को बौद्ध से कन्वर्ट करेगा, बौद्ध को जैन से कन्वर्ट करेगा। ये क्वेश्चन हम कर ही चुके हैं, रिपीटेड है। चंद्रकेतुगढ़ उड़ीसा में नहीं था, कहाँ था? वेस्ट बंगाल में था। इसको काट दोगे, ये गया, ये गया। आप देखो, अगर इस टाइप का क्वेश्चन, ये 4 ऑप्शन है और इस टाइप के ऑप्शन आ रहे हैं तो वो इजी है। अगर इसमें आ जाते केवल 2, केवल 1, केवल 3 तो थोड़ा मुश्किल हो जाता। अब देखो, इनाम गांव महाराष्ट्र में ताम्र पाषाणिक है, मंगड़ू केरला में महापाषाणिक है, सालीहुंदम तुम्हें पता है आंध्र प्रदेश में, लेकिन सेलकृत गुफा मंदिर तो वहां पे कम है। वहां पे तो क्या है, बौद्ध वाला था। तो यह हो गया 2 और 3। चलो, कार्नवालिस के राजस्व संग्रहण, कार्नवालिस ने जो भी अपनी अपनी कौन सा सही है उसके बारे में। राजस्व संबंध में रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। रैयतवाड़ी कौन से, रीड और मुनरो ने लागू की थी ना, ठीक है। किसानों की फसल खराब होने पर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राजस्व भुगतान से छूट दी जाती थी अंग्रेज कार्नवालिस के टाइम पे, और वो छूट देंगे। पॉजिटिव बात कर रहा है भाई अंग्रेजों के बारे में, तुरंत निपटा दो। बंगाल स्थायी बंदोबस्त के अधीन, हाँ भाई ये कार्नवालिस की थी। ये राजस्व रैयतवाड़ी तो इसकी थी भी नहीं, ठीक है। यदि जमींदार नियत तिथि पर उससे पहले राज्य के राजस्व भुगतान करने में विफल रहता तो उसकी जिम्मेदारी को निपटा दिया जाता था। बात सही है, रिपीट क्वेश्चन है, रिपीटेड। चलो, मध्यकालीन भारत में पुर्तगालियों को भटकल का किला, ये कौन सी नदी बहती है यहाँ पे? शराबी नदी बहती है। तो देखो, जैसे तो मैंने तुम्हें बोला था, जैसे कृष्णदेवराय तुम्हें मिल जाए चिपका देना आंसर। विजयनगर, और विजयनगर में कृष्णदेवराय। और देखो मोहम्मद शाह आदिल शाह, ये 2023 वाले क्वेश्चन पेपर में वो पूछ चुका था। इसको आप काट सकते। कौन सी सही है? उपनिषदों की कोई नीति कथा है ही नहीं भाई साहब। चल निकलना, झूठ बोल रहा है, नेगेटिव स्टेटमेंट। उपनिषदों की रचना पुराणे से पहले हुई थी, हाँ भाई ये बात सही है। उपनिषदों का मतलब वेद, उपनिषद, हम वेद के बाद उपनिषद ही पढ़ते हैं, तो आंसर ठीक है बी। उपनिषदों में कोई नीति कथा नहीं है, एक्सट्रीम स्टेटमेंट है। अब मैं तुम्हें ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझता, इतनी क्लासें मैं ले चुका हूँ, इसलिए स्पीड से चल रहा है काम। भारत इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य, हाँ भाई है। चावल और गेहूं का निर्यात आयात के लिए किसी देश को इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल का सदस्य होना आवश्यक है? क्यों भाई, इसका सदस्य होना आवश्यक क्यों है? कोई देश नहीं बनना चाहता तो भी उसके पास उत्पादन हो रहा है तो वो तो माल बेचेगा ही बेचेगा। ऐसे तो रशिया एशिया जैसे देश जो गेहूं की उत्पादन करते हैं और वो इसके सदस्य मान लो नहीं हो गलती से, तो बेच नहीं सकते। यूनेस्को की अमूर्त विरासत की सूची में निम्नलिखित कौन सा नवीनतम, देखो नवीनतम पूछा है, समावेश है? हाँ भाई, गरबा लेटेस्ट वही शामिल था। ये कब हुआ था, ये कब हुआ था तुम्हें पता होना चाहिए। यूनेस्को हेरिटेज तुम्हें पता ही है, आराम से कर दीजिए। छऊ को काट सकते थे। कुंभ मेला वो 2021 के आसपास था। दुर्गा पूजा तो कब का था? राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। इजी, स्पेक्ट्रम में भी है, पॉलिटी में लक्ष्मीकांत में भी। अरे भाई सभापति कौन होगा? देखो सी अंबेडकर तो था नहीं। कृष्णमाचार्य वो उसके समय उस इसकी समिति के सदस्य थे, जो इसकी समिति थे ना संविधान प्रारूप वाली। और सी राजगोपालाचारी तो कांग्रेस का था ही नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 के कौन से कथन सही है? इसे ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों से मिलकर अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया गया था। हाँ ऐसा तो किया गया था कुछ, ठीक है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के नियंत्रण में रखा गया। क्या ये संभव है? परिसंघीय विधानमंडल को दे देंगे रक्षा और विदेश मंत्रालय, फिर गवर्नर क्या करेगा भाई इनका? फिर जो स्थानांतरित और आरक्षित विषय थे उनका क्या होगा?
तो ये तो वैसे भी काट सकते थे कि भाई इंपॉर्टेंट वाले इनको कैसे दे देंगे विधानमंडलों को, फिर तो आजाद नहीं हो जाएगा भारत देश। कुछ ना कुछ तो लूप होल रखेंगे ही रखेंगे। भास की रचना कौन कौन सी है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है। काव्य अलंकार, नाट्य शास्त्र, भरत मुनि का नाट्य शास्त्र बार बार आप पढ़ते हो। महाभाष्य, पतंजलि का महाभाष्य, ये भी बार बार पढ़ते हो। अब नाम पता चल रहा है नाटककार है और वो भी भाष्य, वो काव्य की रचना क्यों करेगा? वो ये काव्य अलंकार नाम से पता चल रहा है ना कि काव्य की रचना क्यों करेगा। महाकवि भाष्य मध्यम व्याय की रचना करेगा। फिर से ये टाइप टी वाला क्वेश्चन है, इनके लिए कोई लोड नहीं लेना भाई। देखो प्रज्ञा पारमिता सूत्र, ये पीवाईक्यू में था 2023 में, पारमिता करके था, तो उससे इसको काट सकते थे। सर्वस्तातिवाद, विनय और ललित विस्तार, इनको भी थोड़ा सा इन तीनों में आपका टाइप जेड या टाइप सी में आप डाउट हो सकते थे, लेकिन इसको तो आप काट सकते थे। लेकिन फिर से मैं बोलूंगा ये टाइप टी है भाई, इनमें ज्यादा दिमाग मन नहीं लगाना। थोड़ा सा ये लगा सकते थे चीन की यात्रा की किस भाष्य, किस पर भाष्य के लेखक थे, संघभूति। तो तुम्हें आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो टी लगा के छोड़ के चले जाओ। अपने को 100 क्वेश्चन नहीं करने, अपने को 85 प्लस क्वेश्चन करने हैं, पर गलत क्वेश्चन नहीं करने, तुक्का नहीं मारना है। इस पेपर से यही सीख मिलती है। अब देखो इस क्वेश्चन में यूनेस्को की विश्व विरासत किसको शामिल किया गया? जैसे तुम देखो कि चारों ही विश्व विरासत के सदस्य हैं और डी लगा के चले जाओगे, लेकिन देखो यहाँ पे गेम है 2023 में किसको शामिल किया गया है? रानी की वाव मोदी जी की पुरानी थी भाई, ये तो हट गया। बोध गया का जैन मंदिर, ये भी भाई बहुत पुराना था। शांति निकेतन और होयसल के मंदिर, दोनों को शामिल किया था। न्यूज में था, करंट अफेयर में था, इतना तो आप पढ़ के जाते हो। 367 368 संविधान संशोधन में क्या क्या संशोधन कर सकता है? कुछ बढ़ा सकता है हाँ, परिवर्तन कर सकता है हाँ, घटा सकता है हाँ। अरे भाई बढ़ाएगा घटाएगा तो परिवर्तन तो होगा ही होगा, तो दो तो हर में आएगा ही आएगा। तो जैसे ही दो आ जाएगा भाई, बढ़ाएगा घटाएगा सब कर सकते हो। तो आंसर इज सी डी। इजी क्वेश्चन। किन देशों में निम्न जन्म दर है और जनसंख्या में वृद्धि हो रही है और ह्रासमान जनसंख्या जनसंख्या वृद्धों की जनसंख्या बढ़ रही है, निम्न जन्म दर है और ह्रासमान जनसंख्या, मतलब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है जो डेवलप्ड है। ओड वन आउट करो इनमें, कौन कौन से अलग दिख रहे हैं? दक्षिण अफ्रीका, साउथ कोरिया, नाइजीरिया, जापान, इटली। नाइजीरिया को हटा दो भाई, सारे डेवलप है। जिनमें तीन है उसको निपटा दो। तीन गया, तीन गया। दो और चार, दो और चार, दो और चार, दो और चार। साउथ अफ्रीका अपने आप हट गया। इटली को इनके साथ ले या नहीं ले सकते हैं भाई, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। इटली में भी सेम जैसे हालात हो सके जापान और कोरिया जैसे, क्योंकि वो भी डेवलप्ड सोसाइटी वाली कंट्री है, बहुत पुराना। संसद में धन विधेयक के संदर्भ में कौन से सही है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। हाँ भाई, धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जा सकता भाई, ये भी बात सही है। राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है, ठीक है, परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, बिल्कुल दे सकती है, किंतु अस्वीकार नहीं कर सकती। तीसरा तो पक्का सही है, तीसरा सही है, तीन सही है, तीन सही है, ये कट गया। देखते हैं। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। नहीं भाई, चार तो पक्का गलत है, चार पक्का गलत है। दो और तीन दोनों सही है, इन दोनों में से डाउट है, दो होगा या तीन होगा। अगर आपको पता है कि आर्टिकल 109 धन विधेयक संबंध में विशेष प्रक्रिया को उल्लेख करता है, तो आंसर इज सी। अगर आप फैक्ट लगाओगे और आपको याद नहीं है कि आर्टिकल 109 में है कि नहीं है, तो आप इसको बी लगा दोगे। लेकिन आर्टिकल 109, 110, देखो इसमें कैसे लगा सकते थे? आपको ये पता है कि 110 धन विधेयक से संबंधित है, 117 वाला एक वित्त विधेयक है, 117 3 वो है, तो 110 है, तो 109 उसके आसपास वाला, तो मे भी उससे संबंधित हो सकता है, इसलिए अफर्मेटिव स्टेटमेंट लगा के सी लगाओगे। अगर आपको ये आता है तो इसको करना, नहीं आता है तो छोड़ के चले जाना। 5 मिनट लगे, 2 मिनट लगेंगे अगर इनमें से एक पे भी डाउट है।
तुरंत छोड़ के चला जाना, बाद में कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारी जान नहीं ले लेगा पेपर। नॉर्थ ईस्ट काउंसिल 1971 में की गई। 2002 में एनईसी अधिनियम बनाया गया भाई साहब। किन सदस्यों को शामिल किया गया? राज्यपाल होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, राष्ट्रपति 3 नामों का निर्देश करेगा, गृह मंत्री इसमें नहीं होता। जो नॉर्थ ईस्ट के अलावा जितनी भी काउंसिल हो उसमें उसका सदस्य होता है। आंसर इज ए। ऐसे गृह मंत्री भी इसका सदस्य बन सकता है, पर इसमें यूपीएससी का मानना है कि भाई साहब 1 2 3 ही आंसर है। ये परिसीमन आयोग, ये तो इजी क्वेश्चन है कि 4 परिसीमन आयोग बने, ठीक है। जे एंड के नो 2 जे एंड के में परिसीमन आयोग का गठन हुआ था उस टाइम पे, ये आया था टेस्ट सीरीज वगैरह में भी खूब न्यूज में था। ये तुम्हें पता ही है। 21 71 92 देखो 1 1 2 77 2 9। इसमें कौन सी आई? सिंधी। इसमें कौन सी आई? बूढ़ी डोगरी, बोडो डोगरी, मैथिली संथाली। मैथिली और संथाली, बीडीएमएस, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। इसमें कौन सी थी? सिंधी। बीडीएमएस याद रखना। कौन सा सही सुमेलित है? अब देखो, आचार्य नरेंद्र देव के बारे में तुम बार बार पढ़ चुके हो ना। कांग्रेस वाली जो पार्टी बनी थी एक, मीनू मसानी के साथ, और वो वाली, तो इसको तुरंत काट दोगे। जनसंघ तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था ही था। सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी की अगर आपको बताओ तो सी राजगोपालाचारी ने उसके साथ एक नई पार्टी बनाई थी कांग्रेस के विरोध में, ठीक है। सोशलिस्ट पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ था, ठीक है। तो आंसर इज बी। ये स्पेक्ट्रम में दिया हुआ है, आप आराम से इसको पढ़ के कर सकते थे, तो ये आपका आंसर हो गया। डेमोक्रेसी फॉर जगजीवन राम की पार्टी। चलो, ये संविधान के भागों के बारे में इतना बेसिक आपने पढ़ा होगा कि भाई साहब ये तो आपने पढ़ाई की शक्ति है, नगन पालिका की शक्ति है, 9 के में दिए, आपातकाल 18 में दिया गया, संविधान संशोधन 20 में दिया गया। थोड़ा भी आर्टिकल याद रखोगे 243 के आसपास है, तो हाँ भाग 9 में होगा, ठीक है। भाग 18 में आपातकाल 352 360, तो मे भी 18 में होगा। और 358 360 के बाद 368 पे है संविधान संशोधन, तो 20वें भाग में हो सकता है। सीरीज डी। भारत में संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्य व्यापार वाणिज्य राज्य सूची के अधीन राज्य का विषय। अरे भाई, राज्य सूची का विषय होता तो राज्य एक दूसरे पर व्यापार करने देते, एक दूसरे पर जूता चप्पल मार के रोक देते, भाई यूपी का राजस्थान में नहीं जाएगा, राजस्थान का यूपी में नहीं आएगा, तो ये तो कट गया। अंतर्राज्य प्रवर्सन राज्य सूची का विषय, तो फिर प्रवास करने क्यों देते? मुंबई वाले तो आने ही नहीं देते यूपी बिहार वालों, ठीक है। अंतर्राज्य संगरोध संघ सूची के अंतर्गत एक विषय। हाँ भाई, ये बात सही है कि एक दूसरे का संगरोध संघ सूची का विषय, ठीक है। निगम कर राज्य सूची का अधीन एक राज्य का विषय। अरे भाई, कॉर्पोरेट टैक्स राज्य सूची का विषय है, तो राज्य सारा पैसा नहीं ले लेते, सेंटर क्यों करता कॉर्पोरेट टैक्स? आंसर इज एक एक को एलिमिनेट करोगे आसानी से आंसर आ जाएगा। ये रिपीटेड क्वेश्चन है निजता का देर कौन से में आर्टिकल 21 में। अब पूछ रहा है सीडीएस के बारे में कौन से इसके कर्तव्य है। सही पूछना है। अब देखो, सीडीएस क्या होता है? सीडीएस कमेटी का स्थायी अध्यक्ष होता है भाई, कुछ तो काम करेगा, अध्यक्ष तो होगा ही। सभी तीनों सेनाओं के विषय पर रक्षा मंत्री का प्रधान सैन्य सलाहकार होता है, ये बात भी सही है, सैन्य सलाहकार तो हो ही सकता है। इतनी तो इसकी औकात हो गई होगी। 3 तो पक्का है, ये कट गया। 1 भी पक्का सही है, तो ये भी कट गया। या तो 1 3 होगा, 2 देखते हैं। तीनों सेवा प्रधानों सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। अरे भाई, फिर प्रेसिडेंट क्या करेगा जब ये सारी चीजें कर लेगा? हाँ, उनके लिए निर्धारण कर सकता है, सलाह दे सकता है उनके साथ, उसके लिए उसको सलाह दे सकता है। 1 और 3। जन समुदायों को उत्थान के लिए क्या करेगा? कौन सा ऑपरेशन? नाम से पता चल रहा है, देखो। ऑपरेशन संकल्प, ये तो गल्फ ऑफ उसमें हुआ था, कोई ऑपरेशन था। ऑपरेशन मैत्री, ऑपरेशन सद्भावना, ऑपरेशन मदद। सद्भावना या मदद होगा। ये बोल रहा समुदाय का उत्थान करेगा, ऑपरेशन सद्भावना। खूब न्यूज में रहा था एक्चुअली, हमको तो थोड़ा सा करंट अफेयर वगैरह देख के जाओगे, आराम से करके आओगे, बहुत ईजी था। दूरस्थ क्षेत्रों में ये जे में चलाया था उन लोगों ने। कौन सी 2 देशों के बीच सबसे लंबी सीमा रेखा कौन कौन सी है? कनाडा और यूएसए। हाँ भाई,
देखो कनाडा और यूएसए ऐसे तो बने ही हैं, उसके साथ ही ये वाली सीमा और है, अलास्का वाली। इस वजह से आंसर इसको लगा सकते थे। चीन भारत तो वैसे काट दो, ये कजाकिस्तान रशिया में कंफ्यूज हो सकते थे, लेकिन जैसे तुम्हें अलास्का याद आएगा तुम्हें कनाडा, ये इतना सही ट्रैप था इस क्वेश्चन। लोकसभा में आचार समिति, ठीक है, संबंध में कौन से कथन सही है? प्रारंभ में एक तदर्थ समिति, बस ठीक है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य किसी लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण के संबंध में शिकायत कर सकता है, क्यों? और क्यों नहीं कर सकता भाई? लोकसभा का ही क्यों करेगा, राज्यसभा का भी कर सकता है, या किसी राज्यसभा के सदस्य के संदर्भ को आधार बनाकर लोकसभा वाला भी कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले में विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन है। ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट हर चीज के लिए दिया जाता है ये वाला तो। तीसरा तो पक्का सही है, 3 सही है, 3 सही है, ये तो कट ही गया। ठीक है, यह एक तदर्थ समिति थी, इसमें प्रारंभ में ये भी कोई जेनेरिक स्टेटमेंट में इसमें भी कोई ऐसा फैक्टर नहीं है, तो 2 भी कट गया। तो ये 1 और 3 आंसर हो गया। ये ऐसे एक्सट्रीम काट सकते हो, तो कोई लोकसभा का सदस्य अनैतिक आचरण संबंधी शिकायत कर सकता है केवल। ठीक है, नारी शक्ति वय बंधन अधिनियम, देखो 18वीं लोकसभा तो इन्होंने वादा ही किया था, तो 18वीं लोकसभा तो बन चुकी थी, तो इसमें तो लागू किया नहीं था, तो जैसे एक काटोगे आंसर आ गया तुरंत, इसमें तो बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं। 15 वर्षों के लिए लागू होगा एसटीएस, उसमें ये होगा 18वीं लोकसभा से ही काट सकते थे, मोदी जी ने वादा किया था भाई उस टाइम। मित्र शक्ति वगैरह युद्ध अभ्यास थोड़े देखते रहना। मित्र शक्ति तुमको पता है श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ होता है, इसने नाम बदल दिया देश का, जैसे नाम बदल दिया। एक काट दो, एक काट दो, एक काट दो, एक काट, सॉरी एक काट दो, आंसर आ गया बी। बाकी पढ़ने की जरूरत भी नहीं थी, कुछ भी लिखा हो, तुम्हें बस ये पता होना चाहिए था कि ये श्रीलंका के साथ। अब देखो, आतंकवादी रोधी अभियानों के संयुक्त इसका एक लक्ष्य है, भाई ऐसा तो होगा ही होगा। वायुसेना इस अभ्यास का एक हिस्सा थी, नाम से पता चल रहा है कि भाई एक हिस्सा थी। मैंने जब भी बोला कि एक हिस्सा थी, ऐसा कोई वर्ड आता है तो अफर्मेटिव लेना है, पॉजिटिव। 3 और 4 पक्का सही, 3 और 4 पक्का सही, 3 और 4 दो में ही ऑप्शन है। अब देखो, या तो आरंभ इसका उद्यम में हुआ था, या देश बदलेगा, तो नाम बदलना आसान है, देश। ये देखो ओंध और उसके आगे पुणे भी लिख रहा है, मतलब उसकी डिटेलिंग दे रहा है, डिटेलिंग दे रहा है, मतलब सही होगा। प्रतिषेध रिट अधिकारिता के बारे में उच्च न्यायालय द्वारा किसे किया जाता है? प्रतिषेध नाम से पता चल रहा है कि आप इसके संदर्भ में निर्णय मत दो, मैं इस मामले को स्वयं देखूंगा। सरकारी अधिकारी नहीं भाई, ये न्यायालय के खिलाफ भी दी जा सकती, विधानसभा की नहीं दी सकती, क्योंकि न्यायालय न्यायपालिका न्यायाधिकरण के खिलाफ ही दी जा सकती है। निचली अदालतों किसी मामले को जारी रखने से प्रतिषेध, प्रतिषेध देखो नाम, प्रतिषेध प्रतिषेध मैच हो रहा है, आंसर इस सी। चौथा पढ़ना ही नहीं, सरकार की असंवैधानिक नीति निकलना भाई, बेवकूफ बना रहा है। कौन सा सही है? वह राज्य के राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जाति में शामिल कर देता है। अरे तो फिर एसटी का दर्जा सब राज्यपाल ही नहीं दे देता, सारे राज्य सबको एसटी का दर्जा नहीं देता, प्रेसिडेंट क्या करता? राष्ट्रपति देता है भाई। नहीं, सब लोग एसटी कैटेगरी में नहीं हो जाते, एसटी एससी कैटेगरी में। कितने आरक्षण भरमार, ये मोदी जी क्या कर रहे होते, क्यों नहीं दे रहे होते? किसी राज्य अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किए समुदाय को आवश्यक नहीं कि दूसरे राज्य में ऐसा हो। हाँ भाई, जैसे एसटी मीणा है, अब जैसे राजस्थान में तो राजस्थान में एसटी में आते हैं, और यूपी में कहा, जो एमपी और यूपी में क्या आते हैं, ओबीसी में आते हैं, तो जरूरी नहीं है उसमें सेम हो। आंसर इज बी। यूनियन बजट के संदर्भ में विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वितरण प्रस्तुत करता है। एसएससी प्रेसिडेंट की ओर से करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की ओर से इसने इसको मान लिया है। यूपीएससी ने इसको सही माना है, एसएससी गलत होना चाहिए। केंद्रीय यूनियन स्तर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुमोदन की मांग नहीं की जा सकती। हाँ भाई, पहले से तुम्हें पता ही है ये, कि भाई राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है उनके लिए। वाई इंडिया मैटर्स द इंडियाज वे, नाम से पता चल रहा है अंग्रेजी के नाम है। भूपेंद्र यादव, शशि थरूर, सुब्रमण्यम से, नलिनी मेहता, इस सबको निपटा सकते थे। सुब्रमण्यम अय्यर की बुक थी, थोड़ी न्यूज में थी उस टाइम, पब्लिश हुई थी, राज्यसभा टीवी ने एक अलग से अपना वो निकाला था, और करंट अफेयर में भी थी। ऐसे मैंने ये बुक खरीद भी रखी थी, तो मेरे तो रूम में ऊपर ही रखी रहती थी। तो जो लोग मेरे रूम में आए थे, उन्होंने एक बार रूम में मिलने आए थे, कोई भी जो भी लोग आए थे, कुछ लोग आ गए थे, तो उन्होंने देख ली थी, वो ऊपर ही पड़ी रहती थी सब बुक्स के सबसे ऊपर। कौन सा सही सुमेलित है? तुर्की ने नाटो की सदस्यता त्याग दी, नहीं भाई अभी तक नहीं त्यागी। ठीक है।
सूडान में नियमित सेना की लड़ाई हो रही है, अभी भी हो रही है, वो तो अभी भी चल रही है। अर्जेंटीना खराब आर्थिक स्थिति से गुजर रहा है। हाँ भाई, गुजर रहा है, कोई भी गुजर सकता है। ये मेसी के लिए उस टाइम न्यूज में था, मेसी के पास बहुत पैसा था और उस टाइम क्या हो रखा था, फीफा वर्ल्ड कप हुआ था उसी टाइप के 2023 के आसपास, 2022 में हुआ था मेरे हिसाब से। तो उस टाइम मेसी के पास बहुत पैसा था और मेसी वर्ल्ड कप जीत गया था, तो अलग सा वो माहौल चला हुआ था, इसलिए न्यूज में था। सुमेड पाइपलाइन यूरोप से जाने वाले फारस की खाड़ी के तेल और प्राकृतिक गैस के लिए रणनीतिक मार्ग है। में भी होगा, पता नहीं, देखते हैं। सुमेड पाइपलाइन लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। अब देखो, एक सुमेड पाइपलाइन है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। ये तो ये रेड सी है और ये भूमध्य सागर है। अगर ये इनको जोड़ती है, अगर ये इनको जोड़ेगी तो फारस के तेल से शिपमेंट के लिए एक रणनीतिक मार्ग होगा भाई, बिल्कुल यूरोप जाने के लिए। भाई लाल सागर से भूमध्य सागर जोड़ने का मतलब क्या हो कि ये एक क्या कर रहा है, रणनीतिक मार्ग तो बन ही गया। सुमेट पाइपलाइन यूरोप से जाने वाले फारस की खाड़ी को किससे जोड़ दिया, सीधी सी बात है, यूरोप से जोड़ दिया। तो अगर दूसरा सही है तो पहला सही है, पहला सही है तो दूसरा सही है, तो इसकी व्याख्या कर रहा है, खत्म। ये दोनों ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि इसमें कोई ऐसा फैक्ट है नहीं। ये इसको जोड़ती है तभी तो ये इसके लिए इंपॉर्टेंट होगी। तो दोनों व्याख्या नहीं हो सकता, ही नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। क्वेश्चन में ये आंसर छिपा हुआ था, आराम से पढ़ के कर सकते थे, पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। लाल सागर में किसी भी रूप में बहुत कम वर्षा होती है, बात तो ठीक है। लाल सागर में नदियों से जल का प्रवेश नहीं होता है। अब इसमें ये नहीं लिखा कि लाल सागर में कोई भी नदी नहीं गिरती, लाल सागर के एरिया में कोई भी नदी नहीं है। ये बोल रहा है नदियों के जल का प्रवेश नहीं होता भाई साहब। ठीक, आंसर इज सी। स्क्रीन आ रही है या चली गई? चली गई। हाँ, चलो भाई, यहाँ तक हो गए थे, कहाँ तक? हाँ, पर्यावरण संरक्षण एजेंसी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन का सबसे बड़ा स्रोत है? सल्फर डाइऑक्साइड का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा होगा? ठीक है, रेल इंजन चलना भाई, जीवाश्म ईंधनों को उपयोग करने वाले जहाज, ये कैसे सबसे बड़े हो जाएंगे? अयस्क धातु का निष्कर्षण, ये ऐसे नहीं बोल रहा कि निष्कर्षण किस तरीके से किया जाएगा, ये बोलता है कि फैक्ट्रियों में ये है वो है, एकदम टू द पॉइंट बताता तो मानते। जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके विद्युत का संयंत्र, हाँ भाई ये होगा, आंसर इज दिस। ये बार बार पहले भी रिपीट हुआ है कि सबसे ज्यादा पानी का उपयोग कहाँ करेगा, वैसा सवाल है। अब देखो फिर से वही सवाल हो गया, सेम दोनों, ये दोनों सेम सवाल है। साहेल क्षेत्र में अस्थिरता बिगड़ती सुरक्षा स्थिति को विद्यमान है। हाँ भाई, अगर किस क्षेत्र में अस्थिरता है तो सुरक्षा स्थिति खराब होगी, तो ही तो खराब होगा। ये तो जेनेरिक स्टेटमेंट है, किसी देश की सुरक्षा स्थिति खराब होगा तो ही तो अस्थिरता आएगी। चलो, हाल ही में साहेल क्षेत्र में कई देशों में सैन्य तख्तापलट हुआ है। अगर सैन्य तख्तापलट हुआ होगा तो सुरक्षा स्थिति बिगड़ी होगी, सुरक्षा स्थिति बिगड़ी होगी तो अस्थिरता आई होगी। क्या दिक्कत है? आंसर इज ए। कोई ऐसा स्टेटमेंट है कि कई देशों में तख्तापलट हुआ है, कई देश ये बोल रहा है कि 10 देशों में हुआ, 5 देशों में हुआ, 9 देशों में हुआ, एक में हुआ, दो में हुआ होगा तो कई देश हो गए, तीन में हुआ होगा तो कई देश हो गए, चार में हो गया तो कई देश हो गए। कितने देश हो गए साहेल क्षेत्र में? दो में भी हो गया तो हो गया, तो आपका तो काम। अब एक दो में तो हुआ ही होगा, तभी तो ऐसी स्थिरता और सुरक्षा की स्थिति खराब होगी। ये तो सही होगा ही होगा, जेनेरिक स्टेटमेंट है। अगर ये जेनेरिक स्टेटमेंट है तो इस जेनेरिक स्टेटमेंट को मानने में क्या दिक्कत है, ये इसकी व्याख्या करता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका सेब आयात नहीं करता, क्यों नहीं करता भाई? हम तो सेब आयात करते हैं, नेगेटिव स्टेटमेंट है, क्रॉस कर दो। भारत की विधि के अनुसार सक्षम प्राधिकारी अनुमोदन के बिना आनुवांशिक रूप से रूपांतरित खातों का आयात प्रतिषेध, जेनेरिक स्टेटमेंट है, सही है भाई, हम नहीं कर सकते उसकी अनुमति के बिना। सक्षम प्राधिकारी की तो अनुमति चाहिए ही चाहिए। आंसर इज हमारा पहला गलत हो गया, दूसरा सही है। तीसरा, अच्छा क्वेश्चन बच गए क्या कुछ? नहीं बचे ना? हाँ चलो चलते। लोकसभा के अध्यक्ष का मान लो हटाने के लिए कोई संकल्प चल रहा है, संकल्प विचाराधीन है, तो कौन कौन से सही होगा?
उससे बोलने का अधिकार नहीं होगा। अरे भाई उसके मुंह पे टेप चिपका दोगे कि उसके बोला ही नहीं जाएगा, उससे बोलने का अधिकार ही नहीं है भाई, तुम बोलो ही मत, तुम कुछ अपने पक्ष में बोलो ही मत। ऐसा कुछ हुआ है आज तक कि अपने पक्ष में बोलने की अनुमति नहीं दी जाए इंडिया में? प्राकृतिक न्याय का अधिकार, 2 काट दो, 2 काट दो, 2 काट दो, आंसर इज 1। वह संकल्प में प्रथमतः मत देने का अधिकार नहीं होगा, तो क्या करेगा? लास्ट में वोट देगा, बराबर वोट हो गया, भाई आप वोट दे दो, अब आप डिसाइड कर दो कि आपको हटाया जाए कि नहीं हटाया जाए, हटाना भाई। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित विधेयक उसके विघटन के बाद व्याप्त हो जाएगा। हाँ भाई समाप्त हो जाएगा, लोकसभा में था, लोकसभा में वो पास कर रहे थे, दूसरे सदन में गया नहीं, तो वो निपट जाएगा। बात तो सही है। कौन सा सही है? लैप्स हो जाएगा, हाँ भाई सही है, एक तो सही है। दूसरा देखते हैं। लोकसभा द्वारा पारित कोई राज्यसभा में लंबित विधेयक लोकसभा के विघटन के बाद व्याप्त हो जाए। हाँ भाई, यहाँ पे लोकसभा में पास हुआ था, राज्यसभा में भेजा, उससे पहले लोकसभा का विघटन हो गया, तो भाई इसको भी फेल मान लेंगे। दूसरा भी सही है। कोई विधेयक जिससे संबंध में राष्ट्रपति ने संयुक्त बैठक की अनुमति दे दी और लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्याप्त हो जाता है। नहीं भाई, वो लैप्स नहीं होगा। अगर संयुक्त बैठक की वो दे दी तो वो लैप्स नहीं होगा। ये ओड वन आउट फैक्ट था। ठीक है, भारत इसी को बोलते हैं ओड फैक्ट। तीसरा स्टेटमेंट, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी भी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है भाई? खुद ही सत्रावसान कर देगा तो मंत्रिपरिषद क्या करेगी? इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। तो पहला काट दो भाई, पहला काट दो। दूसरा और तीसरा देखते हैं। तीसरा, दूसरा तो अच्छा, दूसरा देख लेते हैं ना, तीसरा तो पक्का सही है ही है, तीसरा तो पढ़ना ही नहीं है। सदन के सत्रावसान सामान्यतः सदन के अनिश्चित काल के लिए स्थगन होने के पश्चात किया जाता है, बात सही है। किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन को सत्रावसान करने का कोई वर्जन नहीं है जो सत्र में। हाँ, राष्ट्रपति कर सकता है सत्रावसान, असत स्थगन के दौरान भी हो सकता है। 2 और 3, दूसरा सही है तो तीसरा अपने आप सही है, आंसर है तीसरा, पढ़ना ही नहीं है। अब तीसरा स्टेटमेंट भी बोल रहा है कि भाई विघटन में राष्ट्रपति द्वारा साधारण परिस्थितियों को छोड़कर मंत्रिपरिषद की सलाह पर किया जाता है। 1 और 3 एक दूसरे के विपरीत है, या तो 1 सही होगा या 3 सही होगा। तो आंसर इज सी। हाल ही में यूरोप ने नेट जीरो के एक्ट को मंजूरी दी। हाँ भाई दी होगी, कोई भी एक्ट होगा। 2040 तक नेट जीरो की बात कर भाई, ईयर बदल दिया होगा, टारगेट ईयर बदलते हैं जनरली। दूसरा काट दो, दूसरा काट दोगे, दूसरा सही नहीं है, आंसर इज सी। तथा उसका लक्ष्य उस समय तक अपनी स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी विकसित करना है। बात तो सही है कि भाई 2050 तक उसको ये सारी चीजें करनी है, लेकिन 2040 को उसने 2050 को 2040 कर दिया। ईयर फैक्ट बदलता है, बार बार बता चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है। वेनेजुएला, अब देखो यूपीएससी को पता था कि ट्रंप वेनेजुएला पर हमला करेगा। हाल ही में वेनेजुएला अपने आर्थिक संकट तेजी से उबरने में सफल हुआ है। भाई साहब, आर्थिक संकट से तेजी से उबरने में सफल हो गया। उसके लोगों ने एक दूसरे देशों को पलायन प्रवास को भी रोकने में सफल हो गया। क्या ये पॉसिबल है कि उसने दूसरे देश में वो जो प्रवास होता था यूएस वगैरह में, उसको रोकने में सफल हो गया? ऐसा कोई कंट्री सफल हुआ है आज तक? कोई नहीं हुआ भाई। काट दो, काट दो। दूसरा तो, पहला तो सही नहीं है, आंसर ही दूसरा अपने आप सही हो जाएगा। वेनेजुएला के पास विश्व के सबसे बड़े तेल भंडार है, तभी तो ट्रंप ने हमला किया, तो दूसरा तो सही है। अब तेल भंडार होने की वजह से उसने प्रवासन रोक दिया, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और 100% सफल हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता ही नहीं। डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण। भाई डिजिटल इंडिया के तहत भूमि अभिलेखों का आधुनिकरण किया जा रहा है। इस योजना को कार्यान्वयन करने के लिए 100% सरकार वित्त पोषित करती होगी, पता नहीं, देखते। मानचित्र डिजिटल किए जाते हैं, भाई नाम से पता चल रहा है आधुनिकरण किया जा रहा है, आधुनिक किया जा रहा है, तो डिजिटल किया जाए तो उसको मानचित्र डिजिटल किया जाएगा। 2 तो पक्का सही है, 2 पक्का सही, 2 पक्का सही, 2 पक्का सही, चलो हटा। स्थानीय भाषा में उपलब्ध, हाँ भाई स्थानीय भाषा में कराएंगे, जब डिजिटल हो रहा है एआई के दौर में, तो स्थानीय भाषाओं को बात करेंगे। डिसेंट्रलाइज की मैंने बोला, जब भी डिसेंट्रलाइज की बात करें, जनता के हित की बात करेंगे, तो वो जनरली सही होता है। तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। ये भी कट गया, या तो 2-3 सही होगा या 1-2-3 सही होगा। अब नाम से पता है डिजिटल इंडिया भूमि अभिलेख आधुनिकरण कार्यक्रम, तो अगर ऐसा कोई कार्यक्रम है तो केंद्र सरकार उसका पैसा देगी, आंसर इज डी। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना, इसमें बोल रहा है कि भाई साहब इस योजना में किसी सरकारी सुविधा केंद्र में गर्भावस्था की दूसरी और तीसरी तिमाही, मतलब 3 महीने बाद, 3 से 6 और 6 से 9, मतलब ये 2 तिमाही, 6 महीने सरकार उसको चिकित्सा देखभाल देगी। हाँ भाई, जेनेरिक स्टेटमेंट में देगी। और न्यूनतम पैकेज और प्रसवोत्तर, मतलब प्रसव के बाद, इस प्रसव के बाद 6 महीने तक
और 6 महीने देगी। अरे भाई 12 महीने तक सरकार कंगाल नहीं हो जाएगी? और इस 6 महीने में तो इसका स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। ठीक है? तो ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है, 6 महीने बाद के 6 महीने में इसने खेल कर दिया और एंड से जुड़ा हुआ स्टेटमेंट है। इस योजना के अंदर कुछ विशिष्टताओं वाले निजी क्षेत्रों को स्वास्थ्य देखभाल प्रदान करने के लिए नज़दीकी सुरक्षा केंद्रों में प्रदान कर सकते हैं। हाँ भाई, पब्लिक पार्टनरशिप की बात कर रहा है, पीपल पब्लिक पार्टनरशिप क्या कर रहा है, कोऑपरेटिव गवर्नेंस की बात कर रहा है, निजी क्षेत्र को सहयोगी बना रहा है, जेनेरिक स्टेटमेंट है, पॉजिटिव बात कर रहा है, ये तो सही। श्रमयोगी मानधन योजना के संदर्भ में बात करें, इस योजना नामांकन के लिए 21 से 40 वर्ष, क्या बात कर रहा है भाई? 18 वर्ष चुनाव वोट देने की अधिकारिता दे रखी है और प्रवेश के लिए 21 वर्ष करके चल निकलना भाई, बेवकूफ बना रहा है। चल चुनाव थोड़ी लड़ा रहा है, 2 और 3 गलत हो गया। इस योजना के लिए प्रत्येक 60 वर्ष की आयु तक करने वाले 3 न्यूनतम पेंशन की, हाँ भाई 3000 की न्यूनतम पेंशन थी इसमें, तो आंसर इज बी, आंसर इज बी। इस पेपर की लर्निंग क्या है भाई? 10 से 15 सवाल आराम से छोड़ो, जो आपको नहीं आते उनको नेगेटिव मत करना। पहली चीज, अगर आपको लगातार क्वेश्चन नहीं आ रहे, लगातार एक्स वाई जेड या ए बी सी कोडिंग हो रही है, तो डरने की जरूरत नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पहले कोडिंग करना, सीधे आंसर देने मत उतर जाना। तीसरी चीज, करंट अफेयर बेसिक पढ़ के जाओ, एक सोर्स अपना लो, एक्स वाई जेड जो भी तुम्हारा सोर्स, उससे देख लो क्या करंट अफेयर के न्यू अपडेट है, एटलीस्ट उनसे गो थ्रू होके जाओ। दिस इज द लर्निंग फ्रॉम दिस पेपर। एलिमिनेशन वाला पेपर था, लॉजिक वाला पेपर खूब लग रहा है इसमें, लेकिन आपको थ्योरी भी पता होना चाहिए, कंटेंट भी पता होना चाहिए। सो पेपर कंक्लूडेड। आज बहुत सही सेशन हो गया ना। एक